गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे और जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि एक विकास के क्षेत्र में जो है वो अग्रणी है और वृद्धि और विकास को उन सिद्धांतों को अधिकतर जो है वो आवश्यकता है। और एक शिक्षक के लिए हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक शिक्षक के लिए इन सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है ताकि वो कक्षा कक्ष संचालन में बच्चों के उस मानसिक जो वृद्धि है और जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। और इसी के तहत जो है वो हमने पिछले वीडियो में देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान को हमने देखा कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, और तत्पश्चात हम इससे आगे लेकर बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि विकास के सिद्धांत की। तो विकास की प्रक्रिया एक जटिल व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि एक ये जो डेवलपमेंट है वो जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस जो है वो चलती ही रहती है। यह जो है वो आपको हमने एक कल भी कहा था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं जो मनोविज्ञान के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको प्रभावित करते रहते हैं। तो डेवलपमेंट भी उसी का एक पार्ट है और डेवलपमेंट जो है वो जन्म से मृत्यु तक जो है वो चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध व निश्चित समय पर होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट हुआ, आज विकास हुई और उसके बाद कल बंद हो गया। हाँ, वृद्धि में ऐसा है कि एक समय निश्चित समय सीमा के पश्चात जो है वो आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा कोई बात नहीं है। एक निश्चित समय के साथ साथ वह क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे वह चलते रहती है, जिसमें बालकों में क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि इन सभी चीज़ों का जो है वो विकास होता चला जाता है। अब अध्यापक को चाहिए कि वो बालकों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता के स्तर पर उसका ज्ञान करे, उसको समझे और उस हिसाब से जो है वो बालकों को दिशा प्रदान करे। अब बहुत सारे बालक हैं क्लासरूम में, 20 बच्चे 25 बच्चे हैं अगर वहाँ पर, तो एक शिक्षक को इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन डेवलपमेंटल थ्योरीज़ को पढ़ना या और समझना, ताकि वो हर तरह से जो विकास की जो प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, उसके जो मैच्योरिटी की जो लेवल हो, उस लेवल पे जाकर उस चीज़ों को देख सके वो और सही दिशा निर्देशित कर सके बच्चों को, ताकि वो आगे की ओर अग्रसर हो सके। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं और बहुत सारे विद्वानों ने जो डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो अलग अलग थ्योरी दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत भी हैं जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं और वो विचारक और जो विद्वान हैं वो उनका समर्थन भी करते हैं। तो हम वैसे ही कुछ जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं उनकी आज बात करेंगे कि जो डेवलपमेंटल थ्योरीज़ के जो एक पूरे की पूरी जो है वो हर लोगों के द्वारा जो एक्सेप्ट किया गया जो सिद्धांत है उसको देखेंगे हम, एक के बाद एक हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी की, यानी निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतरता का अनुसरण करता है। यह निरंतरता का अनुसरण करने के पश्चात का तात्पर्य यह है कि यह गर्भ धारण करने से लेकर आप मरण प्रयत्न की जो बात करते हैं, कब्र तक की बात करते हैं कि हम मर गए, तब तक वो चलता रहता है। यानी जब वह बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, जब माँ के उदर में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, वहीं से ये कंटिन्यूटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ये डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक छोटे सेल के रूप में जीवन शुरू करता है, जिसमें कि उसके शरीर, दिमाग, व्यक्तित्व आदि अन्य पहलुएँ जो हैं वो विकसित होती चली जाती है। और जो यह एक कंटिन्यूटी जो है वो वहीं से बरकरार होती है, जन्म के पहले भी और जन्म
के बाद के जो पूरे लाइफ लॉन्ग है वो वहाँ पर चलते रहती है। तो यह निरंतरता का जो सिद्धांत है वह यही कहता है कि यह गर्भ अवस्था से, गर्भाधान से ही लेकर अंत तक जो है वह कंटिन्यूअसली जो है वो डेवलपमेंट का फेज जो है वो एक चलता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता के सिद्धांत के अनुसार जो है वो है विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में ही होती है। अब उदाहरण हम लेते हैं अगर कि बालक का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम से वो चलेगा, वो निश्चित क्रम से वो चलता है। अगर हम भाषा की विकास की बात करें तो भाषा अगर मान लीजिए कि वो किसी भी परिवेश में हो, किसी भी देश में हो, अलग अलग समाज से वो आता हो अगर बालक, लेकिन वो भाषा का विकास जो है वो एक रूपता की तरह चलता रहेगा, एक यूनिफॉर्मिटी है वो उसी पेस में चलेगा जिस पेस का वहाँ पर का वातावरण है, जिस तरह से वहाँ पर का एनवायरनमेंट है। तो बच्चे का विकास जो है वो निश्चितता का क्रम में ही होगा। और यह एक निश्चितता यह भी है कि हम सभी जानते हैं या जान लीजिए कि सिर से पैर की ओर के जो विकास है यह अधिकतर जो है वो चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में जो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम जो हैं वो एक रूप पाए जाते हैं। यानी गति जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी विकसित कर जाता है, सीख जाता है, लेकिन क्रम जो है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो सबसे पहले जो है वो किताब पढ़ना सीख जाएगा और ककहरा लिखना या क ख ग लिखना वो बाद में सीखेगा। उसका एक क्रम है, विकास की एक क्रम है। हाँ, गति हो सकती है कि कोई बच्चा जल्दी किसी चीज़ों को सीख जाए, कोई बच्चा जो है वो बहुत देर से सीखे। तो अब जैसे दूध के दांत की जो हम टूटने की बात करते हैं कि दूध के दांत जो है वो झड़ जाते हैं, ये एक रूपता की बात करता है, जो कि एक क्रम की बात करता है कि वो गिरने ही हैं, सभी के वो दांत गिरने ही गिरने हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके वो दांत जो है वो नहीं गिरेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत की बात करते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, आप चाहे जो भी कह सकते हैं इसको। और इसमें जो है वो मनोवैज्ञानिक जो है वो अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को उचित महत्व देते हैं। विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया गया है और जैसा कि हर आयु वर्ग की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो अलग अलग व्यवहार करता है, व्यक्तिगत अंतर को नज़रअंदाज कभी नहीं किया जा सकता। अब इसका हम एक उदाहरण अगर लें तो हम कह सकते हैं कि जुड़वा बच्चों में भी जो है वो व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, उनके बिहेवियर में, उनके सोचने की क्षमता में, उनके चलने में, बोलने की में अधिकांशतः जो है जुड़वे बच्चे में वो व्यक्तिक विभिन्नता है। हो सकता है कि वो एक तरह से भी काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी। और व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में, आपके पास अगर पाँच बच्चे हैं अगर आप, और 5 बच्चों को आप देखिए तो उनके बोलने के का ढंग, उनके समझने का ढंग, उनके ग्रास्प करने का, यानी वो कितने जल्दी वो किसी चीज़ों को समझ पाते हैं, इनमें वो कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखलाई देगा और एक दूसरे से जो है वो भिन्न होगा। इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब विकास की प्रक्रिया जो है वो गति शामिल होती है, इसमें एक पेस होता है जो संपूर्ण भाग को, पूरे के पूरे शरीर को, पूरे के पूरी जो आपकी जो काया है उसको विकसित करता है। और कुछ मामलों में ये क्या करता है कि छोटे भाग से बड़े भाग की ओर जाता है, यानी पार्ट टू होल, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो होल से पार्ट की ओर आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन जो है वो होता है। तो यह संपूर्ण और उसके भाग के साथ साथ विशिष्ट और सामान्य प्रक्रियाओं का भी एकीकरण करता है। और जब बच्चे का जो वृद्धि और विकास
के जो विभिन्न आयाम हैं वो जब आते हैं तो वो संतोषप्रद रूप से विकसित होता चला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बालक पहले जो है वो संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना प्रारंभ करता है, सीखता है। उसके बाद जो है उसका वो एकीकरण कर लेता है, उसका जो है वो इंटीग्रेशन करता है, एकीकृत कर लेता है उसको। यानी उदाहरण अगर हम ले तो कोई बच्चा जो है वो हाथ के बाद अपनी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। यानी सबसे पहले जो ये बड़ा वाला जो पार्ट है, एक होल का जो पार्ट है, तो होल से वो पार्ट की ओर जाता है, एक बड़े भाग से छोटे भाग की ओर जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है वो मूवमेंट जो है वो होल से पार्ट की ओर लेकर जो जाता है। इसके साथ साथ अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का, अंतर संबंध का सिद्धांत। अब इसमें जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विभिन्न आयामों में वृद्धि और विकास अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होता है। यानी इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये हर एक जो आयाम हैं, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये अलग अलग जो आयाम हैं, इसमें जो है वो इंटर रिलेटेड की बात कही जा रही है, इंटर डिपेंडेंट की बात करी जा रही है। यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो आत्मनिर्भर है और आत्म संबंधित है। किसी एक आयाम में वृद्धि और विकास दूसरे आयाम में बच्चों के विकास को प्रभावित करेगा। अब कोई उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि कोई एक औसत बुद्धिमत्ता वाला जो बच्चा है, आईक्यू वाला बच्चा है, एवरेज आईक्यू वाला जो बच्चा है, वो आम तौर पर औसत शारीरिक और सामाजिक विकास से ऊपर पाया जाएगा। एक आयाम में विकास की कमी अन्य आयाम को जो है वो उज्जवल संभावना कर देती है इसमें। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जिसका जो फिजिकली जो चैलेंज्ड होते हैं, जिनके खराब शारीरिक विकास वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी भावात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास जो है वो ज़्यादा तेज होता है। यानी कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट अगर एक साइड अगर नहीं हुआ तो दूसरे साइड को वो प्रभावित करेगा। अगर हमारी फिजिकल ग्रोथ अगर सही नहीं हो पाई तो हो सकता है कि हमारी जो मेंटल ग्रोथ है, हमारे जो इमोशनल ग्रोथ है, उसमें वो उस पार्ट को जो है वो वृद्धि करके ले जाए, वो बढ़ा कर लेके चला जाए। तो ये है एक और जो है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। अब इसमें जो है वो वृद्धि और विकास की एक प्रक्रिया वास्तविकता से परिपक्वता का अधिगम का विकास होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ होगा। यानी परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करता है। यानी हम अगर कोई बच्चे को अगर हम देखते हैं, अगर वो किसी एक क्षेत्र में अगर वो मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, वो अगर परिपक्व हो जाता है, तो उसका असर जो है वो दूसरे कार्यों पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट वाली जो बात है वो यहाँ भी आ रही है कि अगर मैच्योरेशन है हमारे पास और अगर मैच्योरिटी है बच्चे के पास, तो उस मैच्योरिटी का उपयोग दूसरे पर भी किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं यह देखा गया है कि बालक जब अगर वो भौतिक रूप से, यानी मैच्योरिटी उसके पास है नहीं, वो दिमागी रूप से अगर वो तैयार नहीं है और उसकी इच्छा शक्ति हो रही है करने की भी, तो वह कहीं ना कहीं उसको और पुनर्बलन की आवश्यकता है और वह उस कार्य को करने में असमर्थ साबित होता है। तो इसके साथ साथ जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और एक और हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो कहता है ये कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है वो एक दूसरे का संयुक्त उत्पाद है और यह वृद्धि और विकास में सहायक करता है।
अब इन दोनों का प्रभाव जो है एक बालक पर को प्रभावित करता है उसके विकास में। अब आनुवंशिकता जो है वो व्यक्तित्व की नींव डालता है कि किस तरह से बच्चे जो हैं, बच्चे के व्यक्तित्व में विकास होगा, वह आनुवंशिकता जो है वह देता है। और वातावरण बच्चों के व्यवहार में परिमार्जन करता है। उसके एक मुख्य स्रोत जो है व्यवहार में परिमार्जन का मुख्य स्रोत जो है वो पर्यावरण है, यानी इन्वायरमेंट। प्रिंसिपल जो है ये जो सिद्धांत हैं ये साफ तौर पर यह देखते हैं कि अगर बच्चा हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं और वो बच्चा अगर वैसे हेरिडेटरी से आ रहा है और उसको अगर इन्वायरमेंट भी वैसा मिल रहा है तो उसके विकास को, उसके आने वाले समय को वह निश्चित तौर पर प्रभावित कर रहा है। बहुत अच्छा हेरिडेटरी का बच्चा है, उसका जो नींव है, व्यक्तित्व की नींव है वो बहुत बेहतरीन है, और उसके बाद उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बैड इन्वायरमेंट में चला गया है, वो उसकी जन्म हुई है और आसपास के इन्वायरमेंट जो है वो उसमें वो पल बढ़ रहा है, वो खराब इन्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व पर, उस व्यक्तित्व की नींव पर उसके व्यवहार का असर पड़ेगा। यानी जब वो पर्यावरण से जिस चीज़ को, वो इन्वायरमेंट से जिस चीज़ को सीख कर आ रहा है वह हेरिडेटरी पर जो है वो परिवर्तन करेगा। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी प्रभावित इन चीज़ों को अभी नहीं प्रभावित करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें कि कोई बच्चा अगर बहुत ही खराब हेरिडिटी का है और उसके जो व्यवहार है, उसके व्यक्तित्व हैं वो चिड़चिड़ापन टाइप का है, वो गुस्सा है उसमें, उसके व्यक्तित्व में जो है वो जल्दी वो पीक पे चला जाता है, इस तरह के भी बच्चे वैसे होते हैं जिसका परिमार्जन जो है, व्यवहार में जो परिवर्तन है वो वातावरण के साथ साथ होता चला जाता है। यानी जब वो वैसे वातावरण में जाता है, वैसे इन्वायरमेंट में जाता है, वहाँ पर उसमें बदलाव देखने को मिलती है और उसके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाती है। इसके बाद है संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बात की थी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, एक सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं वो शिक्षा है, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो इस पर जो है वो बल देता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास जो है वो पूरे के पूरे ये सारे पक्ष जो है वो सम्मिलित होते हैं, और साथ में एक मनोगत्यात्मक जो है विकास वो भी सम्मिलित होता है। तो अब हम इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो अध्यापक को प्रत्येक इन पक्षों को, इन बालकों के इन पक्षों को के विकास पर ध्यान देना होगा ताकि वह अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर सकें और ज़्यादा अच्छा से इनपुट मिल सके, उन्हें बेहतरीन तरीके से इनपुट मिल सके ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी विकास दिशा का सिद्धांत। अब ये दिशा का सिद्धांत जो है वो एक निश्चित दिशा को दर्शाता है। यानी मानव शरीर में सबसे पहले विकास होता है किसका? सर का और अंततः पैर का। ये हम सभी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि सर का विकास सबसे पहले होता है और पैर का विकास जो है वो सबसे अंत में होता है। और भ्रूण के इसी विकास को जो है वो दिशा के सिद्धांत पर जो है वो लेकर आया गया है कि जिसमें कि 3 अलग अलग दिशाओं के सिद्धांत को बताए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सेफलोकैडुअल, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो सर से पैर की ओर होता है, यानी हेड टू टो, इसके विपरीत नहीं होता है। यानी सेफलोकैडुअल सीक्वेंस में सर से पैर की ओर विकास होता है। इसके जस्ट दूसरा जो इस सिद्धांत का जो दूसरा पार्ट है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। अब इसमें जो है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में जो है वो मिड से प्रारंभ होता है। यानी भ्रूण अवस्था में जो है वो पहले शरीर तो विकसित होता है, पहले सिर तो विकसित होता है, लेकिन उसके बाद उसका निचला भाग जैसे रीढ़ की हड्डी, उसके बाद फिर हृदय, छाती, इस तरह की चीज़ें जो है वो विकसित होती है। यानी मिड से
वो विकसित होना शुरू होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे जाता है। उसके बाद इसी का तीसरा पार्ट है स्ट्रक्चर प्रीसीड फंक्शन, यानी संरचनाएं प्राथमिकता का सिद्धांत है। इसमें सबसे पहले शरीर के अंग विकसित होते हैं और फिर उनका उपयोग जो है के साथ साथ उनकी मांसपेशियों का विकास होता है और फिर धीरे धीरे अन्य शरीर के अंगों का विकास होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस हैं, जिसमें कि तीन सिद्धांत आते हैं और ये अक्सर आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। सेफेलोकैडुअल, प्रॉक्सिमा डिस्टल, ये दो टर्म जो है वो अक्सर आते हैं कि इनका विकास जो है वो कहाँ से होता है, हेड टू टो, मिड टू फ्रंट, और इस तरह से जो है वो आगे भी क्वेश्चन जो है वो निर्माण किए जाते हैं। इसके साथ साथ है डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिक से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने का सिद्धांत है इसका। ये एक नया सिद्धांत है जिसको इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है वो पहले सामान्य बातों को और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत को बनाता है। अब इसके अंतर्गत जो है वो आप कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो पहले व्यक्ति का नाम जानना शुरू करता है, स्थान, वस्तु का नाम आदि जानना चाहता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी नाम पूछना, नाम जानना, आप उसको नाम बताते हैं, स्थान के नाम बताते हैं, वस्तु के नाम बताते हैं। और तब जब वो बड़ा होता है, तब जब वो ग्रोथ करता है, यानी जब वो स्पेसिफिक की तरफ अगर जाता है, तब आप उसे यह सिखाते हैं या बच्चा यह सीखता है कि वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये है एक मोटे तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और कि जनरल से जो है वो स्पेसिफिक की ओर कैसे जाता है। इसमें का दूसरा उदाहरण हम यह भी ले सकते हैं कि जो अभी हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया था कि बच्चा पहले अपने शोल्डर को जो है वो चलाना प्रारंभ करता है और फिर जो है वो उंगलियों पर कमांड करता है, वो उंगलियों से पकड़ना सीखता है। पहले वो हाथ को मूव करता है, हाथ को वो उठाता है, इधर उधर घुमाता है, और फिर वह छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, ये जो मोटर डेवलपमेंट की बात है वो आगे हम आपको किसी क्लास में डील करेंगे। तो उसके बाद उसके जो है वो कंट्रोल जो है उसकी उंगलियों पर होते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, इसे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने की प्रक्रिया कहते हैं। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब इतने सिद्धांतों को पढ़ने के बाद या देखने के बाद जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी डेवलपमेंट की जो बात हम कर रहे हैं अभी, तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक सामने निकल कर आ रहा है कि अगर बच्चे को अभिरुचि और वृद्धि और उसके जो किस में उसे रुचि है, वह किस चीज़ में ज़्यादा करना चाहता है, वो किस में जो है वो ज़्यादा सम्मान की भावना को देखता है, इन सभी चीज़ों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप भविष्य को उसमें आप जो है वो तलाशते हैं। अब उदाहरण के लिए हम इसको अगर लेते हैं कि एक बच्चा का इंटरेस्ट जो है, एक भविष्यवाणी की जब हम बात करते हैं तो एक बच्चे के इंटरेस्ट को हम देखते हैं कि वो किसी कार को या किसी गाड़ी को वो तोड़ता है और फिर उसे जोड़ने का प्रयास करता है, वो बार बार उसे तोड़ता है और बार बार उसे फिर वो जोड़ने का प्रयास करता है। तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आगे जाकर जो है वो निर्माण कार्य करेगा या इंजीनियर बनेगा। अगर उसे कुछ वैसे चीज़ों का लगता है कि वो इंटरेस्ट जो है वो बागवानी में है या फिर जानवरों में वो उसे इंटरेस्ट है, तो लगता है कि हाँ ये आगे जाकर जो है वो इसका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो उधर की ओर जाएगा। तो ये एक भविष्यवाणी, हाँ ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी हमेशा सही ही होती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार या जो डेवलपमेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट थ्योरीज दिया है, उनके अनुसार यह भी एक सिद्धांत को रखा गया है कि प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की हम प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि उसके इंटरेस्ट से, उसके व्यक्तित्व से, उसका जो भाव है उससे हम प्रिडिक्शन ले सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चा आगे होकर अपना व्यवहार वो अब करेगा, क्या वो आगे जाकर करेगा। तो ये थे पूरे के पूरे सिद्धांत, और हम देखते हैं कि सिद्धांत का ज्ञान हमें विकास की प्रक्रिया में जो है वो बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अब जब हम इस सिद्धांत को जब हम सामान्यीकरण की बात करते हैं तो एक शिक्षक को दिशा समझने में
बहुत मदद होती है कि वो बच्चे के विकास जो है वो किस स्तर पर जा रहा है, किस दिशा में वो जा रहा है, और उस आधार पर जो है वो उसके व्यवहार में परिमार्जन करना चाहता है, और उसके साथ ही साथ वह बच्चों को एकजुट होकर एक साथ एक जगह रखकर जो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, उसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाने का प्रयास करता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद करने का प्रयास करता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक जो था इस पर हम लोगों ने जो चर्चा किया, फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।